यस, सो चैप्टर 11 का यूनिट 1 हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नाम क्या है यूनिट 1 का? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लर्निंग आउटकम्स देखे क्या आपने? 4 बुलेट्स है। नो हाउ टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ अ कंपनी, लर्न अबाउट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ अ कंपनी, मतलब एज पर लॉ कौन कौन से बुक्स मेंटेन करने हैं कंपनी को। सो आपका कंपनीज एक्ट में हुआ है क्या? चालू है अभी? उसमें है क्या ये बुक्स कौन से मेंटेन करने हैं कंपनी ने? अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? नाम क्या है चैप्टर का? ओके, देन प्रिपरेशन एंड प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट. Okay, then appreciate the term divisible profits and dividend. Appreciate मतलब to know, to understand. क्या understand करना है आपको? Divisible profit मतलब क्या? So divisible profit is a profit which is divisible, जो डिवाइड हो सकता है, जो आप एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. कौन सा प्रॉफिट होता है ये? जनरल रिजर्व, P&L का बैलेंस और कैपिटल रिजर्व से दे सकते हो क्या डिविडेंड? नहीं. कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से दे सकते हो क्या? नहीं. सो दे आर नॉट डिविजिबल प्रॉफिट्स. ओके. सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हो क्या? नहीं. मतलब दो ही है, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस इन P&L. एंड डिविडेंड मतलब क्या? इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. सो कंपनी के केस में ओनर्स बहुत सारे हैं ना, सारे शेयर होल्डर्स ओनर्स है. पार्टनरशिप में कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर दिया, 4 पार्टनर से इक्वली डिवाइड करो, हो गया काम. प्रोप्राइटरशिप में तो और इजी, सब कुछ मेरा ही है. ओके, होल आवर इज आवर. ओके, पूरा प्रॉफिट आपका ही है. बट कंपनी के केस में क्या है? बहुत सारे ओनर्स है, तो उनको प्रॉफिट कैसे देना है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. कौन डिसाइड करेगा फिर डिविडेंड? आपने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए थे ना. आपको टाइम नहीं है, आपको आपका बिजनेस संभालना है, आपका जॉब है. सो आपने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS में इन्वेस्ट किया है शेयर्स में. सो आपको टाइम नहीं है, इसलिए आपने डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को. सो TCS के डायरेक्टर्स क्या करेंगे? डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे. ओके, बट अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर्स. सो डायरेक्टर्स की एक मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, उसमें डिविडेंड डिक्लेयर होता है. एंड अप्रूव कौन से मीटिंग में होगा? जनरल मीटिंग. शेयर होल्डर्स के मीटिंग में अप्रूव करोगे ना. ओके, वो कौन डिसाइड करेंगे? आपका भी तो अप्रूवल चाहिए ना, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स है. ठीक है. सो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल आने के बाद वो लायबिलिटी बन जाती है कंपनी की. तो कंपनी का ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च. फिर बोर्ड की मीटिंग होगी. बोर्ड मीटिंग होने के बाद जनरल मीटिंग होगी. फिर जनरल मीटिंग के बाद आपने अप्रूव किया, फिर वो लायबिलिटी बनेगी. ओके, सो अगस्त सितंबर तक जाता है ये सब. ओके, सो 31 मार्च लास्ट ईयर का. हाँ करा कर. हाँ हो चालेल ना. नाही, त्यांची कॉन्सन्ट्रेशन लेवल छान आहे आमच्या मुलांची, ते इकडेच लक्ष देणार आहेत. अभी तो उनकी टेस्ट है कॉन्सेंट्रेशन की. ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं देखते हैं अभी. कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो कॉन्सेंट्रेट ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कुछ डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं. अभी डिस्ट्रैक्शन है तो अभी टेस्टिंग है आपके कॉन्सेंट्रेशन का.
ओके आज मॉर्निंग में भी हुआ फाउंडेशन फास्ट ट्रैक में टेस्टिंग, क्योंकि ढोल आया था नीचे प्रेस्टीज पॉइंट पे, तो मैंने उनको बताया आपके रिजल्ट के दिन अगर मैं ढोल बजाऊं ऐसे लग रहा है आपको तो इधर ध्यान दो, दूसरों के ढोल क्या सुनने हैं आपको। सो इसलिए वो डिविडेंड पेएबल कब बनेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, जब शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे तब, ठीक है। सो आपकी जो करंट लायबिलिटी के अंडर डिविडेंड पेएबल जो दिखता है वो कब दिखेगा, नेक्स्ट ईयर, मतलब 22-23 ये फाइनेंशियल ईयर है, तो मार्च 23 के बाद सितंबर 23 में डिसीजन होगा उनका कि इतना डिविडेंड पे करना है। तो सितंबर 2023 मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ, 23-24 के बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में डिविडेंड पेएबल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि सितंबर में अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो एज पर लॉ 30 डेज में उसको पे करना पड़ता है। सो मार्च 2024 तक वो पेएबल कैसे होगा ना, इट विल बी पेड विद इन 30 डेज, ओके। बट कोई शेयर होल्डर्स ने क्लेम ही नहीं किया। ये सिचुएशन कब होती है, पुराने ज़माने में जब चेक से डिविडेंड मिलता था तब क्या होता था कि फॉर एग्जांपल चेक, मतलब कैसे चेक घर पे आएगा, घर पे कोई नहीं है, लॉक है, फिर क्या होगा उस चेक का, वो पोस्ट ऑफिस में वापस जाएगा ना चेक, और फिर वो शेयर होल्डर को पता ही नहीं है ऐसे डिविडेंड का चेक आया था, तो वो अनक्लेम डिविडेंड हुआ, क्लेम ही नहीं किया किसी ने, ओके। तो कंपनी ऐसे 7 साल वेट करती है, 7 इयर्स में किसी ने भी क्लेम नहीं किया, तो फिर वो जाता है एक फंड में, स्टेक होल्डर्स एजुकेशन फंड नाम का एक फंड होता है। उस फंड से क्या होता है, फिर शेयर स्टॉक एक्सचेंज रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज अ गेस्ट लेक्चरर, वहाँ पर शेयर ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल लिटरेसी रिलेटेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, उस फंड से वो अमाउंट मिलते हैं उनको, ओके। सो वो फंड में चला जाता है आफ्टर 7 इयर्स, डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया किसी ने, 7 इयर्स के बाद वो फंड में गया, फंड में जाने के बाद उस अमाउंट से समाज सेवा की जाती है, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी या शेयर ट्रेडिंग का नॉलेज देना। सो आपको सीए रचना रानड़े तो पता ही होंगे सबको, शेयर ट्रेडिंग रिलेटेड, ओके। सो वो जो लेक्चर्स देती है तो वो रिसोर्स पर्सन है स्टॉक एक्सचेंज की, सो वो जो लेक्चर्स देती है उसका फंडिंग वहाँ से होता है। उनका जो पर्सनल यूट्यूब चैनल है वो पर्सनल उनके सोर्सेज से है, बट वो रिसोर्स पर्सन भी है, ओके। सो उन्होंने जो फाइनेंशियल लिटरेसी के ट्रेनिंग्स दिए हैं वो कहाँ तक दिए हैं कि आपकी जो इंडियन मिलिट्री के लोग हैं, लेह लद्दाख में वगैरह जाके भी उन्होंने ट्रेनिंग्स दिए हैं मिलिट्री के लोगों को, रिलेटेड शेयर ट्रेडिंग, रिलेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी। तो लेह लद्दाख में जाने के लिए जो खर्चा होगा, वहाँ पे रहने का, ट्रेनिंग देने का, वो खर्चा कहाँ से हुआ, इस फंड से। सो ये फंड कैसे क्रिएट हुआ, फ्रॉम अनक्लेम डिविडेंड। 7 इयर्स रुकना है, उसके बाद समाज सेवा, ओके। सो ये सब आप लॉ में सीखने वाले हो। सो यहाँ पर यूनिट ओवरव्यू में मीनिंग ऑफ कंपनी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो मीनिंग में सिखाऊं क्या या लॉ में हो जाएगा? मीनिंग ऑफ कंपनी एंड टाइप्स ऑफ कंपनी लॉ में हुआ है तो रिपीट नहीं करेंगे। अकाउंट्स का सिलेबस इस बड़ा समंदर है, उसमें से ये आपको आ रहा है तो मैं रिपीट नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन लॉ में आने वाले हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
रिक्विसाइट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वाई देर इज अ नीड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब रिक्विसाइट मतलब. देन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स कौन से होते हैं बताओ? जनरल रिजर्व है, P&L. ओके, श्रुति को ले लो ना, एक तो आप बीच में बैठ जाओ, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है. फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में डिक्लेयर करोगे आप डिविडेंड एंड इमीडिएट पेमेंट करना पड़ेगा आपको उसका. एंड देन डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले कुछ तो रिजर्व्स में भी ट्रांसफ़र करना चाहिए. ओके, कंपनी ने 1 करोड़ कमाया है, चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एंजॉय पार्टी, ऐसे नहीं करना है. ओके, नेक्स्ट ईयर लॉसेस हुए तो आपके पास जनरल रिजर्व चाहिए. सो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आपको कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होता है. ओके, ऐसे सब लोग पार्टी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कंपनीज एक्ट में ये रूल ही डाल दिया है उन्होंने कि पहले इतना ट्रांसफ़र करो, देन पार्टी करो, देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो. समझ में आ गया? मीनिंग ऑफ कंपनी, ये सब कंपनी के टाइप्स छोड़ दूँ ना? या कौन से चाहिए आपको? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट, 1 पर्सन, प्राइवेट, पब्लिक, स्मॉल कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, होल्डिंग सब्सिडियरी पता है क्या आपको? पता है ना? होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने चाहिए. कितने %? हाँ, सो एग्जैक्ट 50% है तो एसोसिएट, 50.1 है तो होल्डिंग, 50.1 इज ऑल्सो होल्डिंग. हाँ, 51 होल्डिंग, 52 होल्डिंग, एग्जैक्ट 50 एसोसिएट, 49.99 एसोसिएट, 20% एसोसिएट, 20% इज एसोसिएट, 19.99% it is just investment in shares of another company, it is not associate. 19.99%, 20% से associate, कहाँ तक? 50% तक, 50.1 से 100 तक सब्सिडियरी हो जाएगी वो. तो पहले इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, देन एसोसिएट एंड देन सब्सिडियरी. ओके, इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज कितना है. आपको होल्डिंग कब बोला जाएगा? जब आप होल्ड करोगे मोर देन 50%. ठीक है? ओके, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर कंपनी के लिए लॉ एप्लीकेबल है. सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप में ऐसे रूल था क्या? कुछ नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि उसके जो फंड्स होते हैं ना, कैपिटल, अभी आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप ही इन्वेस्ट करने वाले हो, आप ही प्रॉफिट कमाओगे, घर लेके जाओगे. दूसरों का पैसा यूज़ कर रहे हो क्या आप? नहीं. पार्टनरशिप में 3-4 लोग आके यही कर रहे हैं. सो उनके बिजनेस में क्या चल रहा है वो उनको पता है तो ठीक है, बट कंपनी के केस में दूसरे का पैसा है ना. ओनर्स कितने हैं? कितने भी हो सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, करेक्ट? और आप डे टू डे बिजनेस देख रहे हो क्या कंपनी का? नहीं पता है आपको क्या चल रहा है. आपके पास TCS के शेयर्स है, बट TCS में डेली क्या चलता है आपको क्या पता? आप हो ओनर TCS के. ओके, सो इसलिए कंपनीज एक्ट इतना बड़ा है, इसलिए आपका लॉ इतना बड़ा है. कंपनीज एक्ट आपने फाउंडेशन में सीखा, इंटर में भी सीख रहे हो, और फाइनल में भी था, बट फाइनल का लॉ निकाल दिया है. सो कंपनीज एक्ट देखो कितना बड़ा है, फाउंडेशन से लेके फाइनल तक है. रीज़न क्या है? क्योंकि पब्लिक पैसा, पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व इन द कंपनी. सो स्कैम जो बड़े बड़े होंगे कंपनी में हो सकते हैं. सो जितने लोग स्कैम करेंगे उतना एक्ट का साइज बढ़ जाएगा, उतना आपका सिलेबस बढ़ेगा. ठीक है? ओके, LLB की हालत देखो, LLB LLM वालों की हालत.
आप हमें तो सिर्फ ये एक एक्ट है, उनको कितने एक्ट्स होते हैं ना, बॉक्स जैसे उनके बेयर एक्ट के ये होते हैं ना, बुक्स लगाए हुए पीछे, उससे ही समझता है ये एडवोकेट है, पीछे बहुत सारे बुक्स है। तो यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, ये किसने बताया है? सेक्शन 128, करेक्ट, एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सो सेक्शन ऑफ होता है, हाँ, सेक्शन इज ऑफ, ओके। वो जो टेबल है ना, त्रिकोण डिस्टोय का ट्रायंगल, उसके नीचे का पढ़ रही हूं मैं। सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट, बट शेड्यूल ऑफ नहीं, शेड्यूल टू द कंपनीज एक्ट। सो ऑफ एंड टू का डिफरेंस समझा क्या आपको? लर्निंग आउटकम्स में जाओ, अगेन फर्स्ट पेज, लर्निंग आउटकम्स में थर्ड बुलेट देख रहे हो, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट है क्या? शेड्यूल 2 सेक्शन ऑफ, ओके। 2 ऑफ का डिफरेंस इंग्लिश के टीचर आपको समझाएंगे, ओके। सो याद रहेगा। कौन सा सेक्शन 128 क्या कह रहा है? एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस books of account and other relevant books and papers and financial statement of every financial year which give a true and fair view of the state of affairs of the company, including that of its branch office or offices if any, and explain the transactions effected both at the registered office and its branches, and such books should be kept on accrual basis। सेक्शन 120 की लाइन चल रही है, फुल स्टॉप नहीं आया है, वो पूरा पैराग्राफ लाइन ही चल रही है, एक ही सेंटेंस चल रहा है। एक्रूअल बेसिस कंपलसरी किया है क्या? लॉ ने कंपलसरी किया है कंपनी को। कैश बेसिस चलेगा क्या? नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री, सो सिंगल एंट्री चलेगा क्या? नहीं। सो लॉ ने क्या क्या कंपलसरी किया है? एक्रूअल एंड डबल एंट्री। सिंगल एंट्री मतलब ही इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अगेन क्या हुआ, आप इंटर में आ गए एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का चैप्टर फाउंडेशन में गया, सिंगल एंट्री वाला, ओके। तो वो आप नहीं सीखोगे, ओके। सो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया है कि मैम हम इंटर के स्टूडेंट से क्लाइंट्स लेंगे, उनको रेफरल फी देंगे, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सिंगल एंट्री, ये असाइनमेंट्स हम करेंगे क्लाइंट के, क्योंकि वो हमें आ रहा है, उनको नहीं था ना। बट उनके पास क्लाइंट्स आए तो हम उनको रेफरल फी देने वाले आपको 10%, एंड 90% वो लेंगे और वो एंट्रीज पास करेंगे, क्योंकि उनको है वो सिलेबस में। सेक्शन 128 में क्या क्या दिया है समझ में आ गया क्या? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी के आपको क्या क्या मेंटेन करना है, बुक्स भी रखने हैं, पेपर्स कुछ है तो वो भी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब आपको पता है बैलेंस शीट, P&L एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर एप्लीकेबल है आपको तो, ओके। आप नॉन SMC, ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 4, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है, एक्सेप्ट 4 कौन है वो? डॉर्मंट कंपनी, 1 पर्सन, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, प्राइवेट। आठवत आहे की? चांगली आहे मेमरी। बदाम खाते हो क्या हर रोज? किस आटे की रोटी खाते हो? ओके। सो डबल एंट्री कंपलसरी है, एक्रूअल कंपलसरी है, सब मेंटेन करना है उनको रजिस्टर्ड ऑफिस पे, किधर भी नहीं रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। सो देखो पुराने ज़माने को थोड़ा याद करो, जहाँ पर हार्ड कॉपीज मेंटेन हुआ करते थे, जर्नल, लेजर, हार्ड कॉपी फॉर्म में, ओके। बैलेंस शीट, P&L प्रिंटेड फॉर्म में होते थे। अभी तो आप बोलोगे मैम रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों चाहिए, सब तो सॉफ्ट कॉपी में होता है,
बट अलॉन्ग विथ सॉफ्ट कॉपी आपको हार्ड कॉपी भी मेंटेन करनी होती है, क्योंकि हार्ड कॉपी पे डायरेक्टर्स की सिग्नेचर एंड अगर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो ऑडिटर की सिग्नेचर भी होती है. ओके तो अभी आप आगे जाके आप बोलोगे मैम डिजिटल सिग्नेचर्स भी अभी आ गए हैं. सो डिजिटल सिग्नेचर से भी आप अप्रूव कर सकते हो सॉफ्ट कॉपी वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो धीरे धीरे ये लॉ थोड़ा ओल्ड हो गया ना. यहाँ पर उन्होंने दिया है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन करो. चालूच आहे का दादा प्रोजेक्टर? ओके इथे कनेक्ट झाल्यामुळे ते हे झालं. हां म्हणजे पॉवर द्यायची आहे ना. हां म्हणजे तुम्ही पॉवर चालू असताना लावताय म्हणून जस्ट विचारलं. करू का? सिद्धांत नाही तो रिमोट लागेल का? हां हां मग ते बटन बाहेर आहे ना त्याचं पॉवरचं मेन बटन. हां 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 तिकडे मग तो हो हो कनेक्ट करावं लागेल ना पण फोन म्हटलं. सो ये थोड़ा ओल्ड हो गया कि बुक्स रजिस्टर्ड ऑफिस आपका अगर मुंबई में है तो मुंबई के ऑफिस में मेंटेन करना है. ठीक है. एंड आपके ब्रांचेस है तो उनका भी बुक्स मेंटेन करना है. तो ब्रांच अकाउंटिंग करके आपको एक अलग बड़ा चैप्टर है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट मतलब अभी भी सेक्शन 128 ही चल रहा है. हाँ प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कंपनी में कीप सच बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर रिलेवेंट पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड in such manner as may be prescribed. ओके सो जैसे जैसे आईटी सेक्टर आगे जा रहा है वैसे वैसे लॉ में भी चेंज हो रहा है. लॉ भी अलाउ कर रहा है ना आपको. सेक्शन 128 इज अलाउिंग यू टू कीप बुक्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके एंड साइन कैसे करोगे? विथ डिजिटल सिग्नेचर. डायरेक्टर्स की भी डिजिटल सिग्नेचर होती है, ऑडिटर्स की भी. ठीक है. आपका इनकम टैक्स का रिटर्न आईटी रिटर्न भी डिजिटल सिग्नेचर से आप अप्रूव कर सकते हो. सो वो डिजिटल सिग्नेचर आपको अच्छे से रखनी है. हाँ पेन ड्राइव होता है वो मतलब पेन ड्राइव जैसे वो किसी के हाथ लग गया ना मतलब आपका जैसे थंब ही मिल गया उसको क्योंकि सिग्नेचर वो लेके घूम रहा है. पेन ड्राइव वो हाथ में लग गया किसी के तो वो कुछ भी अप्रूव कर सकता है उसके साथ. आपका डिजिटल सिग्नेचर है उसके पास क्योंकि लाइव भी कर सकते हो. हाँ मतलब वो बोर्ड पे करेक्ट. बट फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स बैठे हैं यूएस में और आज आपको फाइनलाइज करना है. सो 2 डायरेक्टर्स की साइन लगती है. एक डायरेक्टर है भारत में उसने साइन की. सेकंड डायरेक्टर नहीं है इधर साइन करने के लिए. ओके सो वो उधर वो बोर्ड है तो वहाँ से करेगा. उधर बोर्ड नहीं है तो पेन ड्राइव उसका इधर होना चाहिए. ओके हाँ हाँ 1 मिनिट फोन नहीं 1 मिनिट थांबा. ती कनेक्ट करती है फोन लावती है ती. मेंटेनेंस एट प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब ROC within 7 days of the decision in case the board of directors decide to maintain books at a place other than registered office. दूसरे जगह पे आपको मेंटेन करना है बुक्स तो क्या करना पड़ेगा? ROC को इन्फॉर्म करना है. कब? विदिन 7 days फ्रॉम द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. इसमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं लगेगा. हाँ
त्यांना फक्त डिव्हिडंडच्या वेळेलाच विचारायचं, त्यांचा संबंध तेव्हाच येतो. बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं. आपने ही रिप्रेजेंटेटिव बनाया ना उनको, डायरेक्टर्स आपने ही अपॉइंट किए थे थ्रू वोटिंग. ओके, जैसे लोक प्रतिनिधि अपॉइंट करते हो आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव, फिर क्या होता है पता है आपको. नाउ इन केस ऑफ ब्रांच ऑफिस का पढ़ोगे क्या 2 पैराग्राफ, एंड उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड. वो सिर्फ फटाफट पढ़ लो स्टोरी बुक जैसे. ओके, सो देखो आपको वो पहले सब थ्योरी है लॉ का, एंड देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है ना, वो भी पहले उसके लॉ सीखने पड़ेंगे आपको. लॉ में सीखने के बाद यहाँ पर हम कैलकुलेशन सीखेंगे. ओके, तो वो डिविडेंड का पार्ट सिर्फ रहने देते हैं, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब ट्रायल बैलेंस दिया है, एडजस्टमेंट से आपको बैलेंस शीट P&L प्रिपेयर करना है. ठीक है, ओके. ब्लर दिख रहा है क्या? तो वो ये कम करना, झूम आउट. हां, ते झूम इन झूम आउट करा लागेल ना. सिद्धांत ये सिर्फ ये, हाँ नहीं, इधर आ जाओ, इधर सामने आ जाओ सिद्धांत. उसके लिए मैं पार्टी देती हूँ सिद्धांत को. हाँ, वो जो लॅम्प आहे ना, उसको ऐक तर काय करायचं ते ऐकतोय. लॅम्प छोटं मोठं कर, म्हणजे ते झूम इन झूम आउट होईल. लॅम्पचा गोळा गोल फिरव. हाँ, तिकडनं करतोस, ठीक आहे. हाँ हाँ, जब तक रिमोट नहीं मिलता तब तक